अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ईरान ने सबसे अहम समुद्री रास्ते को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ग्लोबल कॉमर्स की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया और इसे एक पॉलिटिकल फिल्टरिंग मशीन बना दिया। अमेरिका भी पहरेदारी करने लगा और इस स्ट्रेट खुद में एक वॉर जोन बन गया। काइनेटिक और कूटनीतिक वॉर में अमेरिका जम नहीं सका तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सैन्य ताकत से खुलवाने की उसकी कोशिश ऐसे दिखने लगी जैसे वो इस रीजन में कार्टर डॉक्ट्रिन को सख्ती से लागू कर रहा हो। उन्नीस सौ 1980 के दशक में कोल्ड वॉर के वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ऐलान किया था कि पर्शियन गल्फ के तेल और वहां के समंदर पर अगर किसी भी बाहरी देश ने कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका इसे सीधे अपनी सुरक्षा और अपने वजूद पर हमला मानेगा और अमेरिका इसका जवाब पूरी मिलिट्री ताकत से देगा। इसी को कार्टर डॉक्ट्रिन कहते हैं। द बेलिजरेंट स्ट्रेट रिपोर्ट का दावा है कि 1980 से लेकर 2025 तक कार्टर डॉक्ट्रिन एक रिएक्टिव शील्ड की तरह काम करता रहा और जब ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपना टोल बूथ बना लिया तो अमेरिका ने इसे अपनी बेइज्जती की तरह लिया और फुल नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया, जिसे एक्सक्लूजनरी हेजेमनी कहा गया। मतलब है कि अमेरिका ने सिर्फ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए दम नहीं लगाया, बल्कि चुन चुन कर दुश्मनों को इस समंदर से बाहर करने लगा। यानी कार्टर डॉक्ट्रिन अब वॉर मशीन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इस जंग ने बता दिया कि अब सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन्स और वॉरशिप की लड़ाई नहीं है, अब जंग है सिस्टम की, जंग है कंट्रोल की। और इससे सबक मिला है कि दुनिया की सांसें हॉर्मुज़ जैसे एक स्ट्रेट में फंस सकती है। ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर समंदर का असली मालिक कौन है? क्या इंटरनेशनल कानून सिर्फ कागजों पर लिखे हैं, उनके कोई मायने नहीं है? क्या अब सैन्य ताकत के बल पर ही ये दुनिया चलेगी? क्या भारत, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों को नए एनर्जी रूट्स बनाने होंगे? क्या तेल का जस्ट इन टाइम डिलीवरी मॉडल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? क्या अब नया दौर एनर्जी सोवरेनिटी का है, यानी अपने एनर्जी बैकअप का? क्योंकि कोई भी देश हॉर्मुज़ जैसी एक पतली सी पानी की पट्टी को बंद करके अपनी इकोनॉमी को रातों रात बर्बाद कर सकता है। ये 2026 का स्ट्रेटेजिक रप्चर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं रहा, ये एक जीता जागता कुरुक्षेत्र है जहां दुनिया के सबसे बड़े पावर गेम खेले जा रहे हैं। पश्चिम एशिया की जंग समंदर में नाकेबंदी की हद तक पहुंच गई, लेकिन जो खतरा पैदा हुआ वो सिर्फ समंदर के ऊपर नहीं, बल्कि समंदर की तलहटी तक है। और एक खतरा इतना बड़ा है कि दुनिया ही बिखर जाए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का वॉर जोन बनना सिर्फ तेल, गैस की कीमतों और शेयर बाजार में उथल पुथल तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में जंग का मतलब है खतरा। जी हां, खतरा डिजिटल ब्लैकआउट का, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल, नेटवर्क, डिजिटल सर्विसेज सब अचानक एक दिन में ठप। एक गलती और सब कुछ बंद हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से लेकर रेड सी और अरब सागर के गहरे पानी में हमारे हर एक सिस्टम की नसें गुजरती हैं। और अगर इन नसों यानी समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की कांच और स्टील की तारों को नुकसान पहुंचा तो समझो सब बंद। क्योंकि इंटरनेट की इन तारों की मोटाई आपके लॉन में बिछी पानी की पाइप से भी पतली है और इन तारों को सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। इन तारों के बहुत अहम रूट पश्चिम एशिया के आसपास से गुजरते हैं, जिसमें सबसे पहले है रेड सी। अफ्रीका और पश्चिम एशिया के बीच एक लंबा समुद्री रास्ता है। इसके एक तरफ मिस्र, सूडान, इरिट्रिया है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यमन है। ये रूट इंटरनेट की तारों को कनेक्ट करने वाला सबसे बिजी रूट है और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान यमन में मौजूद हूथी विद्रोहियों के लगातार हो रहे हमलों से कई जहाज तबाह हुए हैं।
तबाही के बीच ही घिरा है पर्शियन गल्फ। ये डिजिटल तारों और तेल दोनों के लिए बहुत अहम हब है। यहाँ यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक जैसे देशों की इंटरनेट लाइफलाइन गुजरती है। तीसरा और सबसे अहम रास्ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। होर्मुज में ईरान पहले ही जहाजों के लिए नाकेबंदी कर माइंस बिछा चुका है। ये सकरा रास्ता है, लेकिन अगर यहाँ कुछ हुआ तो सबसे पहले गल्फ देश डिजिटल आइसोलेशन में जाएंगे और उसका असर धीरे धीरे दुनिया तक पहुंचेगा। 2026 के इस खौफनाक संकट ने हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया है। द बेलिजरेंट स्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कॉग्निटिव वेब के पूरी तरह से टूट जाने पर दुनिया बिना डेटा के एक सेकंड भी नहीं चल सकती। वहीं बेनोरी, जो एक एनालिटिक्स फर्म है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि अरब के पास का समंदर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना टेलीकम्युनिकेशन चोक पॉइंट। इन पतली तारों के अंदर अल्फा क्लाउड दुनिया भर के वाइटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शेयर बाजार का डेटा, मिलिट्री कम्युनिकेशंस और विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग का डेटा है। और जब एक बड़ा जहाज मिसाइल का शिकार होकर सी बेड तक पहुंचता है तो वो अपने साथ इन नाजुक इंटरनेट केबल्स को भी कुचल देता है। कमर्शियल जहाज अपनी जान बचाने के लिए अचानक अपने भारी भरकम एंकर समंदर में गिराते हैं और उन्हें घसीटते हुए जहाज की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो एंकर समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को ऐसे काट देते हैं जैसे कैंची से कोई धागा काटा गया हो। अब सोचिए, अगर रेड सी, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यही हुआ तो पश्चिम एशिया, एशिया और यूरोप के कई देशों में इंटरनेट बंद हो सकता है। क्लाउड सर्विस और बड़ी टेक कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। शेयर बाजार के एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर असर पड़ेगा, जिसमें 1 मिलीसेकंड की देरी भी हुई तो करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। और अगर एशिया और यूरोप की केबल पूरी तरह 30 दिन तक बाधित रही तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। और अगर इन तारों को नुकसान हुआ तो ठीक करने में भारी भरकम खर्च और लंबा वक्त लग सकता है। किसी एक सबमरीन केबल को ठीक करने में औसतन $1 मिलियन से $3 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। गहरे समुद्र में इन तारों को ठीक करने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, जिसे पश्चिमी अफ्रीका के तट पर हाल ही में ऐसी ही 4 केबल्स कटी थी तो उनके मरम्मत का कुल खर्च $8 मिलियन तक आया था। पश्चिम एशिया में चल रही सीबेड वॉरफेयर में गोलियां तो नहीं चल रही, लेकिन इस इलाके के वॉर जोन में बदलने से दुनिया की आवाज बंद हो सकती है, सांसें थम सकती हैं और ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब दुनिया एक दूसरे से कट जाए। यानी ऐसे हालात बन सकते हैं जिससे दुनिया में सन्नाटा छा सकता है। जंग के लिए हम मिसाइल, फाइटर जेट्स और बम बनाते हैं, सोचते हैं कि आसमान से आग बरसेगी और तबाही मचेगी। लेकिन हॉर्मुज संकट ने वो आईना दिखाया जिससे मिलिट्री जनरल्स के पसीने छूट गए। एक ऐसा हथियार जो आवाज नहीं करता, खून नहीं बहाता, रेडार में तो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन हमला ऐसा कि सुपर पावर को घुटने पर आना पड़ा। दुनिया ने उस हथियार का रिपल इफेक्ट देखा है जो दुनिया के कमर्शियल सिस्टम का गला घोंट सकता है। ईरान को पता था कि वो सैन्य शक्ति से तो ज्यादा दिन तक लड़ नहीं पाएगा, लिहाजा उस हथियार का इस्तेमाल करो जो परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हो और जिसको लॉन्च तो ईरान करेगा, लेकिन अमेरिका को चोट दुनिया का हर एक देश देगा। ये है द इंश्योरेंस वेपन। ये कोई आम मिलिट्री ब्लॉकेड नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक पैरालिसिस था जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड को लकवा मार दिया। इर्रेगुलर वॉरफेयर इनिशिएटिव की एक बेहद चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के हॉर्मुज संकट का असली मैकेनिज्म मिलिट्री नहीं था बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव था। ईरान ने दुनिया भर के कमर्शियल रिस्क लॉजिक को एक हथियार में बदल दिया।
ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा खौफ पैदा किया गया कि दुनिया के इंश्योरेंस मार्केट ने हॉर्मुज पर ताला लगा दिया। समझिए कि ये कैसे हुआ। दरअसल दुनिया का कोई भी कमर्शियल जहाज बिना 3 तरह के इंश्योरेंस के समंदर में 1 इंच भी नहीं खिसक सकता। पहला, हल एंड मशीनरी कवरेज, दूसरा प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी कवरेज, और तीसरा एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम। ये कोई पसंद या चॉइस की बात नहीं, ये दुनिया के शिपिंग सिस्टम का एक सख्त गेटिंग फंक्शन है। इसके बिना कोई भी पोर्ट जहाज को एंट्री नहीं देता, कोई बैंक कार्गो को फाइनेंस नहीं करता और कोई भी कंपनी जहाज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। रूल बहुत सिंपल है, अगर इंश्योरेंस है तो जहाज चलेगा, नहीं तो नहीं, जैसे हमारी गाड़ियां होती। जैसे ही 28 फरवरी को तेहरान में हमला हुआ, अरेबियन गल्फ और ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर के समुद्री इलाकों को कॉन्फ्लिक्ट जोन घोषित कर दिया गया। यह कागजी फरमान किसी भी मिसाइल से ज्यादा भयानक था। इर्रेगुलर वॉरफेयर इनिशिएटिव की रिपोर्ट का दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े P&I क्लब्स ने रातों रात 72 घंटे का नोटिस जारी करके जहाजों का मौजूदा वॉर रिस्क कवर कैंसिल कर दिया। जो इंश्योरेंस $25,000 प्रति साल का था, उसे अचानक $30,000 प्रति सप्ताह कर दिया। यानी इंश्योरेंस के रेट 60 गुना तक बढ़ा दिए गए। हॉर्मुज से गुजरने वाला वॉर रिस्क प्रीमियम EWRP जहाज की कुल कीमत के 0.2% से उछल करके सीधे 1% पर पहुंच गया। इसका मतलब था कि एक बड़े कच्चे तेल के जहाज को सिर्फ हॉर्मुज पार करने के लिए ही $8 लाख से लेकर $1.5 मिलियन तक का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा था। ये कमर्शियल सुसाइड था। दुनिया की कोई भी शिपिंग कंपनी इतना भारी नुकसान उठाकर अपना जहाज वहां नहीं भेज सकती थी। नतीजा, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS और विंडवर्ड के मैरीटाइम इंटेलिजेंस डेटा के मुताबिक कुछ ही घंटों में हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर्स का ट्रैफिक 80 से 90% तक गिर गया। यह ऐसा रिपल इफेक्ट था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का सुरक्षा देने वाला भरोसा भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम तो था ही, उसे गोली से उड़ाना नामुमकिन है। ईरान ने इसी कमर्शियल लॉजिक को हैक कर लिया था। ये एक ऐसा वॉरफेयर था जिसके जरिए ग्लोबल सिस्टम ने खुद ब खुद अपने पहिए जाम कर लिए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉकेट ने जो रिपल इफेक्ट पैदा किया, वो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। तेल गैस की सप्लाई रुक गई, दुनिया भर के मार्केट क्रैश होने लगे। फर्टिलाइजर की सप्लाई रुक गई, दुनिया में प्रोडक्शन थमने लगा। IGF-MR की रिपोर्ट एक और भयानक खतरे की तरफ इशारा करती है, जिसे थर्ड ऑर्डर रिपल इफेक्ट या फर्टिलाइजर LNG पैराडॉक्स कहा गया। कतर से गैस सप्लाई रुकते ही दुनिया में यूरिया का प्रोडक्शन 40% तक क्रैश कर गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि साउथ एशिया में फसलों की पैदावार 15 से 20% तक गिर सकती है, जिससे 2026 के अंत तक एक भयंकर ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा हो सकता है। हॉर्मुज बंद करने या टोल टैक्स से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उस खतरे के डर से है जो ऑटोमेटिकली दुनिया की इकोनॉमी का गला घोंटने की ताकत रखता है। इसीलिए दुनिया दूसरे रास्ते तलाशने में जुट गई।